पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। बताएंगे आपको कि स्टीविया की खेती कैसे कर सकते हैं आप। मुलाकात करवाएंगे औषधीय पौधों की खेती कर रहे हमारे सफल किसान से। आपको सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी देंगे। तो फिर आइए हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया पर डालते हैं नजर। आइए नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे स्टीविया की खेती के बारे में। जी हाँ, ये चीनी का हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही फायदेमंद होती है। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। आधुनिक जीवन शैली और खान पान के बदलते तरीकों ने लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। मोटापा, रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्टीविया की खोज के बाद अब मधुमेह और दूसरी बीमारियों के विरुद्ध उम्मीद जगी है। आम शर्करा से 25 गुना मीठा होने की वजह से ही स्टीविया को भारत में मीठी पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा खेती वैसे तो चीन में होती है, लेकिन अब भारत में भी ये व्यावसायिक रूप से उगाया जाने लगा है। अनिल ढिल्लों ने करीब 13 साल पहले स्टीविया की व्यावसायिक खेती शुरू की थी। तब दूसरे गन्ना किसानों ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन इन्होंने पूरी रिसर्च की और पूसा के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। इनकी मेहनत रंग लाई और आज ये 12 एकड़ जमीन पर स्टीविया लगा रहे हैं। जो किसान पहले मजाक उड़ाते थे, अब वो भी स्टीविया बोने लगे हैं। स्टीविया की खेती के लिए पौध की जरूरत होगी। आप चाहें तो मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौध लेकर रोपाई कर सकते हैं या फिर खुद नर्सरी लगा सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए 10 से 20 ग्राम बीज की जरूरत होगी। नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को मेड़ पर बोना होगा। स्टीविया के बीज कपास के रेशों के तरह होते हैं। इन्हें मेड़ के ऊपरी सतह पर ऐसे ही डाल देते हैं। स्टीविया के अंकुरण दर कम है और सिर्फ 40% बीज ही अंकुरित हो पाते हैं। यही वजह है कि किसान अतिरिक्त बीज बो देते हैं। बुआई के तुरंत बाद पानी देंगे, वरना मेड़ों की सतह पर पड़े बीजों के उड़ जाने का खतरा है। 4-5 दिन में ही पौधे दिखाई देने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि कितने पौधे उग रहे हैं। बुआई के 10 दिन बाद खरपतवार साफ करें, फिर 20 से 25 दिन के बाद खरपतवार निकालते रहें। इस तरह 2 से ढाई माह में पौध तैयार हो जाती है और इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। रोपाई के लिए फरवरी का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। रोपने से पहले 4 बार जुताई करेंगे और मिट्टी पलटने वाले हल से भी जोतेंगे। इसके बाद 2 फुट चौड़ी और 1 फुट ऊंची मेड़ बनाएंगे। मेड़ बनाते समय 125 टन सड़ी खाद, 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटाश और 50 किलो फास्फोरस मिला देंगे।
अब पौधे रोपे जाएंगे। नर्सरी से स्टीविया के पौध निकालने का तरीका अलग है। पहले जड़ से 3-4 इंच छोड़कर बाकी हिस्सों को काटकर अलग कर देंगे। फिर कुदाल की मदद से कटे पौधों को मेड़ से निकाल लेंगे। जड़ों की मिट्टी को साफ करेंगे, उन्हें धोएंगे, कवकरोधी दवा से जड़ों को शोधित करेंगे। इससे जड़ों में फफूंदी नहीं लगेगी। अब ये पौधे रोपाई के लिए तैयार हैं। रोपने के लिए मेड़ पर गड्ढे बनाएंगे। हर गड्ढे में 1 मुट्ठी केचुआ खाद डालनी है और रोपाई कर देनी है। पौधे और कतारों के बीच 30-30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होगी। रोपाई के बाद लगातार सिंचाई करते रहें और खरपतवार निकालते रहें। खरपतवार की निकोनी हाथ से ही करना बेहतर रहेगा। 15 दिन बाद पहली निकोनी, फिर हर 15 से 20 दिन पर निकोनी करते रहें। 3 माह में फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई सुबह के वक्त करें और पौधों को जमीन में 1 उंगली से ऊपर काटें ताकि पौधे फिर से अंकुरित हो सकें। पहली कटाई में 1 एकड़ से 1000 किलो फसल मिल जाती है। दूसरे साल से पैदावार दुगनी हो जाती है। एक बार रुपाई के बाद 7 बार कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद पत्तों को मध्यम दर्जे की धूप में सुखाएंगे। खराब पत्तों को छांटकर अलग कर देंगे और प्लास्टिक बैग में भरकर बेचने ले जाएंगे। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में स्टीविया की खेती हो रही है। ये पौधा मधुमेह और दांत की बीमारियों में फायदेमंद है, साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाता है। मोटापा घटाने में भी इसका योगदान है। इसकी सबसे ज्यादा खेती चीन में हो रही है, लेकिन अब ये भारत के बाजार में जगह बना रहा है। मीठे पेय और दूसरे उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में लेकर चलेंगे हम आपको आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वहां पर औषधीय पौधों की खेती कर रहे चंद्रशेखर मिश्रा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, इस क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की है। किस तरह का रहा है उनका सफर, आइए जानते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान हैं। वन औषधियां उपजाकर अपने खेतों में सफलता की नई इबारत लिखते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा पिछले 15 वर्षों से वन औषधियों की खेती कर रहे हैं। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता स्कूल में अध्यापक थे और साथ ही पुश्तैनी खेती का भी काम किया करते थे। चंद्रशेखर भी स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता के साथ खेतों पर जाते, खेती बाड़ी के गुण सीखते और साथ ही खेती से जुड़े किसानों के नफे नुकसान की समझ भी उन्हें बचपन से होने लगी थी। किसी से पलायन करते किसानों को देख चंद्रशेखर के मन में ये बात आई कि बेरोजगारी को खत्म करने का उपाय कृषिकरण की तरफ ही लौटना है और जिसके लिए एक ऐसे कृषिकरण को अपनाने की जरूरत थी जो मूल्य संवर्धित हो, जिसमें किसानों को आर्थिक फायदा हो सके।
कृषि पद्धति की खोज के दौरान एक दिन उन्हें उम्मीद की राह तब नजर आई जब अखबार में छपी एक लेख में उन्हें बस्तर जिले में रहने वाले एक बैंक अधिकारी राजा रामलाल त्रिपाठी के बारे में पढ़ा। वो अधिकारी बैंक की नौकरी छोड़ खेती कर रहे हैं। ये देख चंद्रशेखर मिश्रा उनसे बहुत प्रभावित हुए। मानो उस लेख ने चंद्रशेखर मिश्रा की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर राजा रामलाल त्रिपाठी के खेतों पर पहुंच गए और उनसे वन औषधियों की खेती से जुड़ी जानकारी हासिल करने लगे। इन्होंने राजा राम के खेतों पर करीब 2 महीने काम सीखा। फिर अपने गांव लौटकर खुद अपने खेतों पर औषधीय पौधों की खेती करने लगे। पौधों की औषधीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर वैदिक पद्धति अपनाई। उन्होंने शतावर और सफेद मूसली की 2 फसलों से औषधियों की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, जिससे उनका हौसला और भी बढ़ गया। चंद्रशेखर ने सहजीवी खेती या जिसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, उस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में आश्रित फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जिससे निरंतर उत्पादन मिलता रहता है। चंद्रशेखर ने अपने साथी किसानों के साथ मिलकर काशी ऑर्गेनिक केयर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना भी की, जिसके जरिए वो अपने उत्पादों को कच्चे माल की तरह बेचने के बजाय उन्हें प्रोसेस कर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जिसे उपभोक्ता सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। आज चंद्रशेखर के पास हेमेर मिल है, जिससे वो अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, काल मेघ, सफेद मूसली और एलोवेरा का पाउडर बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। चंद्रशेखर स्टीविया का भी निर्माण करते हैं। इनके पास जूसर यूनिट तथा तेल निकालने की यूनिट भी है। चंद्रशेखर मूल्य संवर्धन कर निश्चित ही अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही वे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में चंद्रशेखर ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की, जिसका मिशन किसानों को कृषि औषधियों की खेती के फायदों के बारे में बताना है। इस संस्था के चेयरमैन राजा रामलाल त्रिपाठी हैं। इस संस्था के माध्यम से चंद्रशेखर पूरे देश में सम्मेलन आयोजित कर किसानों को वन औषधियों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो आयुष मंत्रालय के साथ जुड़कर कई उपयोगी जानकारियां हासिल कर किसानों को बताते हैं। साथ ही किसानों को प्रसंस्करण और विपणन के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर्स और अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देने और अपने साथ में किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ने के लिए उनके प्रयासों की लगातार सराहना करते हैं। चंद्रशेखर को कृषि में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। एक बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है, ताकि हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को अगर सिंचाई करनी है तो आप आधुनिक पद्धतियों को अपना सके। साथ ही साथ जल संरक्षण की दिशा में भी ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। तो क्या है ये योजना, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। बता दें वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी तक कई करोड़ों किसान इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी इससे नहीं जुड़े हैं, अभी भी इससे आपने नहीं लाभ लिया है, तो फिर आइए आज के सेगमेंट के जरिए आपको भी हम जागरूक करें कि आखिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।